जो सूचना के अधिकार कानून में संशोधन किया गया है डेटा प्रोटेक्शन कानून के जरिए से, उसके खिलाफ एक जॉइंट कैंपेन है, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, और 30 से ज़्यादा संस्थाएं इसमें जुड़ी हैं और पूरे देश में इस कैंपेन को ले जाया जा रहा है। और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ बातें शेयर करना चाह रहे थे। सूचना का अधिकार और निजता का अधिकार, दोनों ही अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं। और जब डेटा प्रोटेक्शन जैसा कानून आता है तो उम्मीद ये की जाती है कि इन दोनों कानूनों को बैलेंस किया जाएगा, इन दोनों अधिकारों को बैलेंस किया जाएगा और इन दोनों अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये जो कानून लाई है सरकार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी कानून, ये कानून ना तो हमारी निजता को प्रोटेक्ट करता है और ना ही सूचना के अधिकार को, बल्कि सूचना के अधिकार कानून जो कि इतने सालों से, अब 20 साल होने वाले हैं इस कानून को, ये कानून इतना ज़बरदस्त एक टूल बना है लोगों के हाथ में सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए। हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन हमारे देश में डाली जाती हैं। लोग सवाल पूछते हैं, भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का उजागर करते हैं। उस कानून में संशोधन किया गया है और एक बहुत ही बुरी तरह से उसे वीकन कर दिया गया है इस कानून को। तो हम ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये कैंपेन है, इसके जरिए से आवाज़ यही उठा रहे हैं कि सूचना के अधिकार कानून में संशोधन हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का हो। और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं ये रखना चाहूँगी कि सूचना के अधिकार कानून में क्या संशोधन हुआ है अभी तक। सूचना के अधिकार कानून जब 2005 में आया, उसमें ऑलरेडी राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्रिवेसी को बैलेंस किया गया था थ्रू सेक्शन 81J। सूचना के अधिकार कानून में धारा 8 है जिसमें एग्जेम्पशंस हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सूचना चाहे तो ली जा सकती है, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो हम आरटीआई एक्ट के तहत नहीं ले सकते। और उसमें 81J जो है वो ये कहता था कि आप ऐसी निजी सूचना, व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते जिसका किसी भी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है और या फिर वो अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी कॉज करता है। तो ऑलरेडी कानून में लिखा था कि ऐसी कोई सूचना नहीं मांगी जा सकती विच कॉजेज एन अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी और हैज नथिंग टू डू विद पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। हमारा ये मानना है कि जब डेटा प्रोटेक्शन कानून आया, कोई ज़रूरत नहीं थी सूचना के अधिकार कानून के साथ टिंकर करने की, लेकिन सरकार ने ये प्रोविजन जो है 81J उसे अमेंड कर दिया और ये कह दिया कि अब से आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं ले सकते। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि गलत लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं और गलत लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग वहां रहते हैं उनके नाम डिलीट हो रहे हैं, जो नहीं रहते उनके नाम ऐड किए जा रहे हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि सही नाम है कि गलत नाम है, जब तक कि वोटर लिस्टें पब्लिक में नहीं होंगी, सर्चेबल नहीं होंगी। अब जब डेटा प्रोटेक्शन कानून आता है और सरकार कहती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती सूचना के अधिकार कानून में और पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे लोगों को, तो ऐसी तमाम सूचनाएं जैसे इलेक्टोरल रोल्स हैं जिसमें लोगों का नाम, पता, उनकी फोटोग्राफ ये सब लगी होती है, तो ये तो फिर इसके ऊपर बड़ा सवाल हो जाएगा, तो उतार दिए जाएंगे ये सारी वोटर लिस्ट। तो इलेक्टोरल फ्रॉड कैसे रोकेंगे लोग? पब्लिक मॉनिटरिंग के लिए राशन में, पेंशन में, स्कॉलरशिप्स में जब भ्रष्टाचार होता है तो लोग कैसे सशक्त होते हैं इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए? जब वो सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन डालते हैं, सूचनाएं निकालते हैं और सामने आता है कि किसको मिली है, कौन ऐसे लोग थे जो कि पात्र नहीं थे उसको लेने के, या फिर कहा जा रहा है उन्हें कि आपको मिल रही है और उनको मिल नहीं रही थी। पूरा जो ऑडिट का, पीपल्स ऑडिट का जो पूरा सिस्टम था वो उसी चीज पे टिका है कि लोग सूचना के अधिकार में ये ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन ले पा रहे थे। अब जब ये संशोधन कर दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए से, ये सारी सूचनाएं हमें मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, मिलेंगी ही नहीं ऐसी सारी सूचनाएं। तो मतलब सरकार ने एक तरीके से अपनी जवाबदेही का, अपने भ्रष्टाचार को रोकने का जरिया बंद कर दिया है। एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स के, लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन पूंजीपति हैं जिनको अरबों रुपए देके वो फरार हो जाते हैं, उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। अब कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, किसी का नाम व्यक्तिगत सूचना है, हम नहीं बताएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कंपनी कौन थी, कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, आइडेंटिफाइज अ पर्सन, इसलिए सूचना नहीं मिलेगी। तो मतलब भ्रष्टाचार पे जो पूरी रोक लगाने का जो तरीका था सूचना के अधिकार कानून से, उसे ही ध्वस्त कर दिया गया है और उसके खिलाफ ये पूरा कैंपेन शुरू हुआ है। लेकिन एक बहुत जरूरी, डेटा फिडिशरी को कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो वो शिकायत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाएगी। वो बोर्ड पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बोर्ड को सिलेक्ट करेगी और उस बोर्ड को ताकत दी गई है कि वो 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा देगी जो भी वो चाहेगी, जो कहेगी कि ये वायलेशन कर रहे हैं। तो जिस तरह से यूएपीए जैसे कानून इस्तेमाल हुए हैं आज तक डिसेंट पे क्रैकडाउन करने के लिए, धीमी आवाज क्यों आ रही है और आप मीडिया से भी क्यों कुछ बड़ा आवाज क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि इसको ऐसी तरीके से पेश किया जा रहा है और आप भी और हम भी गुमराह में आ जाते हैं कि हमारे संरक्षण के लिए हो रहा है, जबकि हमारे हकों को खत्म करने के लिए हो रहा है। अब मैं 2-3 छोटी बातों करके मैं अपने बात को खत्म करना चाहती हूँ कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 8 को निकाल देंगे तो हमारी खूब सारे अधिकार खत्म हो जाएंगी और हमारे जो अधिकार दिया गया था उसके नीचे प्रोवाइजो में वो ऐसे थे जो हम लोगों को एक एमएलए एमपी का अधिकार भी दिया गया था, हमें हर चीज को एक्सेस करने का अधिकार भी दिया गया था, वो सब चले जाए।
मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, ये प्रोवाइजो जो था जिनको हटा दिया, इस अमेंडमेंट से हटा दिया, वो सबसे पहले हमारे पीपल्स ड्राफ्ट में था कि आप स्पष्ट करो कि जो वोट देने वाला है और जो वोट लेके सत्ता में आ रहा है उनके पावर हमसे आते हैं, और इसीलिए आप उस पावर को अलग नहीं करो। पूरे भारतीय कानून के ढांचे में ऐसा लाइन नहीं है। वो गोवा के एक्ट में आया, उसके बाद बहुत बहस के बाद सेंट्रल एक्ट में आया, और अब उसको खत्म कर दिया। विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग टू एवरी सिटीजन एंड व्हाट दे आर डूइंग टू आवर लीगल फ्रेमवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में यह बोला कि जनता अगर रूलर है और पब्लिक सर्वेंट्स उसके सर्वेंट्स हैं, मतलब उनके लिए काम कर रहे हैं, तो जनता को तो ये पूरा हक होना चाहिए कि उसके पब्लिक सर्वेंट्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होने का। और इसी आधार पर ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि एक मशीनरी हो जिसके तहत ये जो हक है जो हमारे लोकतंत्र में निहित है कि जनता को ये जानने का फंडामेंटल राइट है कि पब्लिक सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं, वहाँ से निकलता है। भ्रष्टाचार को उजागर करता है। ऑब्वियसली अगर भ्रष्टाचार उजागर करेगा तो किसी का तो नाम उसमें निकलेगा। अगर नाम आपने पब्लिश कर दिया तो बोलेंगे कि ये तो आप डेटा प्रोसेसर हैं, आप डेटा फिड्यूशरी हैं, और आपने उस आदमी के बगैर कंसेंट, इसमें लिखा है कि उसके कंसेंट के बगैर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं जारी कर सकते। यानी कि वो कंसेंट क्यों देगा? अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो तो किसी हालत में कंसेंट नहीं देगा कि उसका नाम उजागर किया जाए। यानी कि वो तो फिर कोई जर्नलिस्ट अगर भ्रष्टाचार उजागर करता है, अगर ये इसमें मान लीजिए राशन कार्ड में बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड दिए गए हैं, मान लीजिए जैसे अब इलेक्शन रोल में निकल रहा है, एक ही एड्रेस से 100 लोगों के नाम, 3000 लोगों के नाम, आप अगर उसको उजागर करेंगे कि देखिए ये 3000 लोगों के नाम एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, ऑब्वियस है कि ये फर्जी वोटर्स हैं, तो उसमें भी आपको कहा जा सकता है कि भाई तुमने इन लोगों की कंसेंट तो नहीं ली, तुमने इनका नाम कैसे उजागर कर दिया, और आपके खिलाफ करोड़ों की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसलिए ये तो बहुत ही खतरनाक है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देने से रोकना चाहते हैं कि भाई, लेकिन आपने अगर खोज के निकाल ली और आपने खोज के निकाल के पब्लिश कर दी, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया, आप खोजी पत्रकार हैं, आपने खोज कर निकाल ली कि भाई 3000 लोगों का नाम एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, या इतने सारे फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, और आपने वो पब्लिश कर दी, तो आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और इसीलिए इस पर कोई, इन लोगों ने जो रिपोर्ट भी आई शायद स्टैंडिंग कमेटी की, उसको भी उजागर नहीं किया, उसको भी किसी को नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों पर क्या बोला गया है कि भाई कैसे आप दूसरे देशों में जहाँ पर इस तरह का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वहाँ पर जर्नलिस्ट का स्पेसिफिक एग्जम्पशन है कि जर्नलिस्ट के ऊपर नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है जो कि मैकेनिकली इस तरह का डेटा लार्ज स्केल पर प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं किया, और जिस तरह से ईडी का मिसयूज़ किया जा रहा है हिंदुस्तान में, आप इस सरकार से मानकर चलिए कि इसका भी मोस्ट प्रॉब्ली मिसयूज किया जाएगा जर्नलिस्ट के खिलाफ। तो ये तो बहुत ही खतरनाक एक्ट है, और इसलिए सब लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई हम पत्रकार हैं, हमको किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसे छाप दिया, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम अक्सर काफ़ी नर्वस रहते हैं, क्योंकि कई बार हम जब कुछ और ढूंढ रहे होते हैं, हम कुछ और। यहाँ पे इसी गैदरिंग में मैं जानती हूँ कि जर्नलिस्ट हैं जिनको एक तरह से किडनैप किया गया था उनके सोर्स ने, और कभी अपना नाम नहीं रिवील किया उस सोर्स ने। तो जब वो स्टोरी लिखेंगी, वो दूसरे सोर्सेज से पता करेंगी, दूसरी जगहों से पूछेंगी कि भाई ये आदमी ऐसी पहचान थी, ऐसी जगह थी, तो वो कौन था, कौन हो सकता था। इस तरह से जर्नलिस्ट का काम होता है। हम कई बार सोचते हैं मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप एक मुद्दा लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। जो ह्यूमन ट्रैफिकर होता है वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा मीडिया में। वो कई बार जेल में जाते हैं, निकलते हैं, अरेस्ट होते हैं, छूटते हैं। तो उनकी एक मोडस ऑपरेंडी होती है कि जब एक पत्रकार ज़्यादा ढूंढने लगता है, उनके करीब आने लगता है, तो फिर वो उस जर्नलिस्ट का नंबर खुद लेके फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाई आप क्या जानना चाह रहे हैं, हम तो यहाँ लोगों को जॉब्स दिलाते हैं, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं, आप आइए हमसे मिलिए। तो ये ताकत होती है पत्रकारिता की जो आपसे छिन जाएगी, क्योंकि अब आपको डायरेक्टली इस कानून में नहीं डाला गया है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली आपके प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। जिस प्रोसेस से आप जर्नलिज्म करते हैं, आपको एक जर्नलिस्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है एक डेटा कलेक्टर के रूप में। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून की नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला, और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगी, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगे अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपके ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स, एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी।
दूसरा ये कि जैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मैंने एग्जांपल बताया, अभी तक वो घबराएंगी जर्नलिस्ट से, लेकिन जल्दी आप घबराएंगे कि वो कहेंगे आप सपोज आपसे बात ना करें, लेकिन आप लिख दें, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर लिख दें, लेकिन उनको एक औजार मिल गया है, वो कभी भी आके कह सकती देखिए मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोशिश करी थी कॉन्टैक्ट करने की, जो अक्सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। तो जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो क्योंकि ये डिजिटल दुनिया की बात है, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है छोटी सी ऑनलाइन में जो आपको फेस करना पड़ता है: थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, साइबर स्टॉकिंग, डॉक्सिंग, इम्पर्सनेशन। दूसरा जो आपको रियल वर्ल्ड में फेस करना पड़ता है: क्रिमिनल डिफेमेशन, डिसोबेइंग पब्लिक सर्वेंट। कोविड के समय आई एम श्योर आप लोगों ने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। हिंडरिंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन हिज ड्यूटीज़, ऑफ कोर्स सेडिशन, क्रिएटिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, स्पार्किंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। मतलब इस लिस्ट का कोई एंड नहीं है जो लॉ फेयर आपके खिलाफ हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, कई बार पत्रकारों में सोचते हैं कि भाई जर्नलिज्म अनरेगुलेटेड है, इस पर कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, शायद क्योंकि जर्नलिज्म बेलगाम हो गई है इसलिए उस पर कुछ लगाम खींचना चाहिए। तो आप लोग शायद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस पढ़ लें, उसमें काफ़ी आपके लिए बेहतरीन एडवाइस दी गई है, इंक्लूडिंग आप कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे कि देश बॉल्कनाइज हो। These are the actual words used in the law. You cannot do anything which would support balkanization of this country, and I hope that we don't do that. You have to be accurate, you have to be fair, you have to serve the public with reliable information, and you cannot violate people's privacy. This is a rule which we have to follow. It is not an unwritten rule. It is a rule which is very much a part of the press council's guidelines. It's also true that, you know, while we all talk about corruption cases, but there are also cases where we are quite nervous when we report, because sometimes we bump into controversial subjects, topics and people, and we worry till the date of publication कि कहीं वो मुझे फ़ोन करके ये ना बोले कि मेरा ये कोड बदल दो, मेरा ये स्टेटमेंट बदल दो, ये ऑफ द रिकॉर्ड कर दो, etc etc etc. So now they don't need to call you, they need to call a government body which has been staffed by government people, which will decide whether you have violated their privacy or not. And I am sure that by these laws you have. So it's good to look at your profession, the work you do, from the perspective of this law and the rules that come with it. I think it will be very useful. जो कानून आया है, डेटा प्रोटेक्शन कानून, ये पूरी तरह से लोकतंत्र को के जो बुनियाद है उसी पर प्रहार कर रहा है, अलग अलग तरीके से। और इस नाम से आया है कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है, पर सरकार ने इसमें अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए पूरे बचाव का तरीका रख दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी किस पर ये कानून लागू होगा और किस पर ये कानून नहीं लागू होगा। तो अगर ऐसे मीडिया हाउसेज होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब की बात करेंगे, उन पर लागू नहीं होगा। जो ऐसे लोग होंगे जो सच को उजागर करेंगे, उन पर लागू होगा। ऐसे कैंपेन, मूवमेंट, एक्टिविस्ट, लॉयर्स जो कि सूचना मांगेंगे, उन्हें मिलेगी नहीं। सरकार सारी सूचना इकट्ठी करेगी, और सरकार जो है वो ये तय कर रही है कि अगर आप कोई सूचना इकट्ठी भी करते हैं, वो भी आपके अगेंस्ट एक हथियार के रूप में इस कानून को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वील ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव। अगर कोई भी सवाल है तो आप प्लीज रखें और हम जवाब देने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा इसमें सवालों से पहले कि ये कैंपेन लॉन्च करना है जिसमें जर्नलिस्टिक एग्जेम्पशन नहीं है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। अगर सरकार चाहे ऐसे तमाम जर्नलिस्ट्स पे, ऐसी तमाम संस्थाओं पे, ऐसे एक्टिविस्ट्स पे, मूवमेंट्स पे जो कि इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स को उजागर करते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हों, और फिर वो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो उनके ऊपर करोड़ों रुपए का फाइन लगाकर उन शिकायतों को लेकर फाइन लगाकर बंद करा सकते हैं। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जागने की जरूरत है। जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये समझे कि ये सिर्फ लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया सेल जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो जो है वो सारे डेटा फिडिशरी बन जाएंगे। और सरकार ने कहा है कि हम तय करेंगे कौन डेटा फिडिशरी है और कौन नहीं है। तो रूलिंग पार्टी का आईटी सेल डेटा फिडिशरी नहीं होगा, उसके ऊपर एक कानून नहीं लागू होगा, और ऑपोजिशन के सारे आईटी सेल्स जो है वो डेटा फिडिशरी बनाए जाएंगे। तो ये तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही भयानक कानून है जिसका हमें विरोध करने की जरूरत है। इस जॉइंट कैंपेन में एक पिटिशन चलाई गई है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है यहाँ पर भी और ऑनलाइन भी आप उसको सपोर्ट कर दें। और इसके ऊपर 2500 से ज़्यादा ऑलरेडी सिग्नेचर्स आ चुके हैं। वी नीड टू रियली रेज आवर वॉइस। जगह जगह पर पूरे देश में सिग्नेचर अभियान और अलग अलग तरीके से ये इस कैंपेन को आगे ले जाया जा रहा है। सो आई एम गोइंग टू पास दिस ऑन टू निखिल टू टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स। मैं केवल 1-1.5 मिनट बात करूंगा और बाद में सवाल है तो उस पर जाऊंगा। मेरे इस छोटे से इंटरवेंशन में बात यही है, अंजलि ने बात रखी, लेकिन आप सब यहाँ बैठे रहने चाहिए जहाँ हम बैठे। आपका जो काम धंधा है हमसे ज़्यादा प्रभावित है। हमारा कोई नौकरी नहीं है आरटीआई करना, आपकी रोजी रोटी है सूचना लेना और उसको यही है कि उसका पब्लिक एक्टिविटी इंटरेस्ट ये वो। आरटीआई कानून का एक ही बोलूंगा, कहूंगा कि भयंकर खतरा है। आरटीआई की पूरी लड़ाई एक झटके में खत्म, लेकिन वो खत्म केवल नहीं। अंग्रेजों के टाइम के यदि हम देखेंगे प्री आरटीआई, इट वाज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। केवल आपने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज को छाप दिया या टॉप सीक्रेट को छाप दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। अब इस कानून में आपने बिना कंसेंट किसी का नाम छाप दिया, और उसको वो क्यों देगा कंसेंट? यदि आप उसका कुछ उजागर कर रहे हो तो वो जा सकता है और आपके ऊपर वो करोड़ों की फाइन वो पर्सनली जा सकता है।
कोई सरकार नहीं, nothing less than that. So Apar, I think it would be very good because this whole thing comes to you not as RTI activists, but why don't you come here? But कहते हैं कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, हमें लगता है कि हमारे तो इससे कोई वास्ता नहीं है, पर आप सबका जीवन इससे बहुत जुड़ा हुआ है, तो ये समझना पड़ेगा। और जो आरटीआई पे जो चोट मारी गई है वो क्यों, हम सबको एक साथ आके उस पर थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा और सरकार को बोलना पड़ेगा ये गैर संवैधानिक है। तो माई जर्नी इन टू द एक्टिविज्म स्पेस प्राइमरली स्टेम्स फ्रॉम द राइट टू प्राइवेसी केस, विच इज द जस्टिस केस, पुट्टस्वामी केस, वेयर आई वाज पार्ट ऑफ